हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी पर। और आज हम सोशल साइंस के BHU CHS इंटरनेट टेस्ट क्लास 9th के 2017 का पेपर हल करेंगे, जो कि तकरीबन हमारे पास 20 प्रश्न होते हैं। 100 में से 20 प्रश्न हमारे सोशल साइंस सेक्शन से होते हैं। और बिना समय गवाए हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था। मुगल राजवंश अपने समय का सबसे बड़ा राजवंश था। तो हम लोग सीधे सीधे इसके नाम को अलग अलग तरीके से जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला नाम जो है वो है बाबर। देन उसके बाद जिनका नाम आएगा वो है, इनके पुत्र का नाम हुमायूं। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर है उसके बाद जहांगीर, और सबसे आखिरी नाम जो है, दो नाम है, वो है शाहजहां और औरंगजेब, जिनके इन सभी के नाम आप क्या करते होंगे, अक्सर सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस नाम है। ये हमेशा ये नाम चर्चा में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला शासक होता है उसे ही किसी भी डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के हिसाब से हम देख पाएंगे कि हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी बाबर। ठीक है, अब ये भी ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अकबर हैं, हुमायूं हैं, इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हुमायूं से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था और किसके साथ लड़ा था। तो ये बहुत फेमस एक युद्ध है जिसका नाम है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेर शाह ने इनको हराया था। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अकबर पे। अकबर था जिसने 1556 में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था द बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत। ठीक है, और इसमें इसने हराया था किसको, हेमू को। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हेमू इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। हेमू क्या था, सबसे आखिरी हिंदू राजा था, जो कि इन सभी के बाद, इसके बाद आज तक जो भी शासक हुए हैं नॉर्मली, वो कौन हुए, मुस्लिम शासक हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले, बिना समय गवाए हुए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो है ध्यान देने वाला, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन। ये चीजें पॉइंट बहुत करती हैं। ठीक है, ये चीजों पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके पूरे प्रश्न की गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन। किसी भी चीज में जो प्रथम की बात पूछी जाए तो हमें यह देखना चाहिए कि कितने राज्यों हैं। ठीक है, और जो भी राज्य सबसे पहले बनता है उनके चीफ मिनिस्टर भी पहले बनाए जाएंगे। तो सिंपली हम यहां पर ये देख सकते हैं, मायावती का आपने नाम सुना होगा, काफी ये फेमस है, और जो कि यूपी में मुख्यमंत्री रही हैं, यूपी में हमारे, और कौन से कितने टेन्योर से, 2007 टू 2013। ठीक है, लगभग ये 2013 तक रही थी। एंड देन फिर आप दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, वो कौन है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को जिनको प्यार से क्या बुलाया जाता है, दीदी भी बुलाया जाता है। हमारे वेस्ट बंगाल की क्या रही हैं, अभी करंट में ये क्या है, चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की ये क्या है, करंट चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि लगभग ये 2011 से हैं। ये हमें समझने वाली बात है। तीसरे नंबर पे आती हैं जयललिता। जयललिता का नाम आपने बहुत ज्यादा, अभी इस समय कंट्रोवर्सी में था शुरुआती दौर में, पर अब इनका नाम क्या है, जयललिता कहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, तमिलनाडु की। ये सब क्या है, रीसेंट पर्सनालिटीज हैं जो कि अभी के वक्त में हुए। तो सीधा सीधा आप इन तीनों प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि चौथा ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, यानी सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये कांग्रेस की, आपने अगर नाम सुना होगा कभी JB कृपलानी का, यानी जो झंडा समिति थी, जो हमारे संविधान जब बन रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो उसमें झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, अगर आप उनका नाम जानना चाहते हैं तो उनका नाम है JB कृपलानी। उन्हीं की ये बहन थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये यूपी की पहली चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, द डेट व्हेन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की तिथि। ये बात अपने आप में, संयुक्त राष्ट्र संघ, हमें ये समझना होगा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ है कौन।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों, क्या ज़रूरत है यूएनओ की हमें, ठीक है। इसके लिए एक बहुत फेमस एक कोटेशन है कि है अमन के रवास्ते बना जगत में यूएनओ, यूएसए की यू है इसमें, बाकी सबकी नो ही नो। यानी इसमें सबसे बड़ा किसका काम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें सबसे बड़ा हाथ है इसको बनाने में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। पर ये बना कब था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको याद होगा कि हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आपने जानते होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता, 1945 में, जब आपने सुना होगा एटम बम गिराया गया था, किसके ऊपर, जापान के ऊपर। जापान के ऊपर एटम बम गिराया गया और वो क्या हो गया, तबाह हो गया। उसी के बाद उसने तुरंत क्या कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठप हो गया, यानी रुक गया। देन उसी के बाद हमारे देश, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था। क्या मच गया, हाहाकार मच गया था। इसी के कारण इसको क्या किया गया, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्टेबलाइजेशन हुआ, इसे स्थापित किया गया। क्यों, क्योंकि विश्व शांति की जरूरत थी। इतने लोग मरे थे, लगभग 3 से 4 करोड़ लोग मरे थे आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसी के लिए बनाया गया कौन, आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। अब ये देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, आप लोगों ने दादा साहब फाल्के का नाम सुना होगा, पर ये देखिए, इसको पढ़िएगा ध्यान से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये अक्सर क्या होता है, हमारे साथ चर्चाओं में रहता है, और ये एक जगह है जहां पर आप लोग बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं, आज के जो युवा पीढ़ी है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के सीधा सीधा इसमें देखिए, स्पोर्ट्स हो सकता है, सोचिए, एजुकेशन, लिटरेचर, पर हमें एक वर्ड आता है सिनेमा। और सिनेमा देखना सबको अच्छा लगता है, हम लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों के डायलॉग मारते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, तो वो उससे रिलेटेड है ये सिनेमा से। और सिनेमा में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के इज द फाउंडर ऑफ फिल्म सिटी मुंबई। मुंबई की पहली जो स्थापना मुंबई में फिल्म बनाने की, यानी जिसका नाम था, जो पहली फिल्म बनी थी हमारे देश में, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र क्या थी, मूक फिल्म थी। मूक फिल्म का मतलब जो बोली न जाए, जहां पर डायलॉग नहीं थे, बस उसको क्या किया गया था, दिखाया गया था। ठीक है, तो इसी को हमको समझना है। राजा हरिश्चंद्र के कारण इन्होंने सबसे पहले स्टेबलाइजर रखी, किसकी, हमारे देश में सिनेमा की, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के नाम से एक अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के का, जो कि 1969 से दिया जाता है। 1969 में पहला जो अवार्ड दिया गया था वो उनका नाम था, वो एक हीरोइन थी और बहुत फेमस हीरोइन है, जिनका नाम था देविका रानी। देविका रानी। पर अभी आप लोगों ने जो हाल में 2023 में जो इसका अवार्ड मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज में मिलते हैं, तो मेल कैटेगरीज में जो अवार्ड मिला है, आपके बहुत ही चहेते स्टार हैं, जिनका नाम क्या है, रणबीर कपूर। और किस फिल्म के लिए मिला है, ब्रह्मास्त्र के लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज 2023 में ही फीमेल के लिए मिला है। ये दोनों अभी इस समय पति पत्नी बन चुके हैं। रणबीर कपूर की पत्नी का नाम क्या है, आप लोग भी जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, आप लोग खूब न्यूज देखते हैं। अब वो कौन है, ध्यान से देखने वाली बात है, कौन है, आलिया भट्ट। नाम सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी एक छोटी सी। ठीक है, तो इन्होंने किसको मिला है, इनको किस फिल्म के लिए मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, तो ये पूरा जो है किससे रिलेटेड है, सिनेमा का, और सिनेमा का इसका सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। अब इसमें 2-3 पॉइंट और देखने लायक है कि अगर मान लीजिए ये सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये 3 क्या है, इन तीनों ऑप्शन को क्यों दिया गया। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन तो इनसे भी बन सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है। अगर हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं, ठीक है बच्चों, इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, एक और चर्चा इस पे करते हैं छोटा सा। ठीक है, खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार अभी तक का जो माना गया था, ठीक है, वो क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि क्या नाम था उस, राजीव गांधी। ठीक है, इसको हम देख लेंगे, राजीव गांधी, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, रत्न पुरस्कार। ठीक है, या अवार्ड कह सकते हो आप लोग अंग्रेजी वाले में। ठीक है,
हमें ये समझना है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड था, इसका नाम चेंज कर दिया गया 2018 में। और ये हमारे दुनिया के सबसे बड़े हॉकी के वाइजर्ड कहे जाते हैं, यानी जादूगर, उनके नाम पे ये रखा गया। और उनका नाम चेंज करके क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। और वो भी खेल रत्न अवार्ड है ये। खेल रत्न, रत्न का मतलब समझते हैं ना, हीरा, हीरा, सोना, पन्ना, ये सब, ये क्या है? खेल रत्न है। तो मेजर ध्यानचंद के अवार्ड के नाम पे अब दिया जाता है। पहले इसकी जो राशि थी, यानी जो अमाउंट था, वो था तकरीबन 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख। लैक्स, ठीक है। बट इसको चेंज कर दिया गया अभी, जब 2018 में करेंट गवर्नमेंट ने इसकी जो अमाउंट था वो बना दिया गया है 25 लाख, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे साथ, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कितनी राशि दी जाती है, कितना अमाउंट दिया जाता है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। फिर एक अगला पॉइंट है एजुकेशन में। एजुकेशन में अभी तक का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का नाम आपने सुना होगा। इसको इरेज करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखते रहेंगे, क्योंकि क्या है कि ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्नों में से एक है ये, ठीक है। अब ये देखिए, एजुकेशन में आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े महर्षि थे जिनका नाम था, क्या था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन जी के गुरु, ठीक है। तो इस अवार्ड को बोला जाता है एजुकेशन के लेवल में सबसे बड़ा अवार्ड, जबकि है रिलेटेड किससे? खेल से ही है, स्पोर्ट्स से ही है। लेकिन इसमें हम करते क्या है? द्रोणाचार्य को इसलिए मानते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य सिखाते, गुरु है ना, गुरु जी सिखाएंगे। तो गुरु जी किस में होते हैं? एजुकेशन में होते हैं। और इसीलिए जैसे हमारा नाम भी क्या है? माइंड मेकर गुरु जी। तो गुरु जी के यानी एजुकेशन के अवार्ड के साथ है ये रिलेटेड, ठीक है। तो ये एजुकेशन का सबसे बड़ा अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे लिटरेचर। लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड अभी तक जो इंडिया में बना है उसका नाम है ज्ञानपीठ। क्या नाम है बच्चों? ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ। यह भी तकरीबन 1969 में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। हमें ये देखना है विच कंट्री हैज द बिगेस्ट एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? यानी एरिया वाइज कितना बड़े होते जा रहे हैं, कितना बड़े होते जा रहे हैं। तो एक कंट्री है जो कि दुनिया में ही सबसे बड़ी मानी जाती है और अभी इस समय बहुत चर्चा में, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उस देश का नाम भी आप बहुत फेमस जानते हैं और आपका बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का। अगर गेस कर पाएंगे तो आप गेस भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो उस कंट्री का नाम क्या है बच्चों? रसिया। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें सीधे ही बस ये नहीं याद रखना है कि बिगेस्ट एरिया किसका है, पर तकरीबन हमें 5 देश ऐसे याद रखने होंगे जो रसिया के बाद छोटे, मतलब उससे छोटे क्या है, एरिया में है। तो इसके लिए एक मैं आपको मिनिमिक्स देता हूं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका नाम क्या है? आर से रसिया। अब ये रसिया वो वाला रसिया नहीं है, रसिया यानी रूस की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, इसको और कुछ मत समझ लीजिएगा आप लोग। सी से आता है कनाडा, यानी पंजाबियों की सबसे बेस्ट जगह कनाडा जाना है, हाँ। और लास्ट ये क्या है, इसका नाम क्या है बच्चों? सी से चाइना, हमारा पड़ोसी जो हमेशा परेशान करता रहता है, पड़ोसी वैसे भी छोड़ते नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नंबर पे आता है कौन है? ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। और इसके बाद कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7वें नंबर पे आता है आपका इंडिया। मुझे लग रहा है बीच में कोई एक क्वेश्चन क्या हुआ है, मिस हुआ है, ठीक है। RCC बाई, ठीक है, ये 7th पोजीशन पे है अपना इंडिया, क्या है? 7th पोजीशन पे है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन फर्स्ट पोजीशन में क्या है? रसिया है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में कनाडा है, थर्ड पोजीशन में चाइना है। अब याद आ गया, ये देखो रक्कूबाई। इस नाम से अगर याद रखेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे, वर्ल्ड के लगभग सारी कंट्रीज आपको याद हो जाएंगी। इसका नाम क्या है? रक्कूबाई। रक्कूबाई इज इक्वल टू R2 रसिया,
सी से कनाडा, सी से चाइना एंड यू से यूएसए, इसको तो हम भूल ही गए थे, राइट। देन क्या होगा, ब्राजील, एंड देन क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, और अगले सबसे अपने नंबर पे अपना प्यारा इंडिया यानी भारत। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये देख सकते हैं। तो अब आप बता सकेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कौन कौन सा किस किस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चले। ठीक है, चलते हैं हम। विच डे इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और ये शायद मुझे लगता है कि CHS इससे ज्यादा सरल सवाल आपसे पूछ भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसको ये सीधा सीधा है विश्व पर्यावरण दिवस। आप पर्यावरण के बारे में खूब बात करते हैं, रोज पेड़ लगाते हैं और दूसरे दिन पानी नहीं देते, वो सूख जाता है। तो ऐसे भी लोग पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा हम लोग देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस ये सबसे आसान उत्तरों में से एक है। आप ये बात जान लीजिए। और एक देखिए, एक नीचे भी नाम दिया हुआ है, ये 5 सितंबर, आप जानते होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन है, गुरुजी, यानी गुरुजी का दिवस है। और ये कौन सा है, टीचर्स डे। ठीक है, ये क्या है, टीचर्स डे। और हमें ये बात पता है कि ये क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या है बच्चों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास भी, हम लोगों को भी आगे बढ़ना है तेजी से। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। वेयर इज द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी। आप लोगों ने इस पे हजारों फिल्में देखी होंगी, महात्मा गांधी का असैसिनेशन कैसे हुआ था। ठीक है, और उस पर बहुत सारे डिबेट्स भी हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्हें गोली मारी गई थी, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि उनको कहाँ पर उनके फूलों को अर्पित किया गया था, या उनका मेमोरियल कहाँ बना था, उनको याद कहाँ किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी लोग हैं, वो जो भी इसमें नाम होंगे, आपने बहुत फेमस एक नाम का सुना होगा, वो आर घाट से नाम संबंधित है। ठीक है, इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा। अब वो कौन सा है, जगह का नाम राजघाट। पर सवाल ये उठता है कि भाई तब ये क्यों दिया, क्योंकि कंफ्यूजन करना था। क्योंकि हैं सब गांधी, अगर देखा जाए तो ये सब गांधी से रिलेटेड है, पर कौन से गांधी हैं आपको भी पता होगा कौन कौन से गांधी हैं। तो हम लोग एक एक गांधी का नाम देखते हैं। ठीक है, तो पहला नाम है, ये रहा शांतिवन। हमारे देश के सबसे शांत प्राइम मिनिस्टर कौन है, अगर शुरुआती में, और हमारे देश के पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा उनका नाम। इनका मेमोरियल कहाँ रखा गया है, शांतिवन में, और इनका नाम क्या है, JL नेहरू। JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की मेमोरियल कहाँ रखा गया है, शांतिवन में। अब शक्ति स्थल, शक्ति का मतलब समझ रहे, देवी से, देवी यानी स्त्री की बात हो रही है, यानी एक स्त्री का है मेमोरियल ये। और हमारे यहाँ एक ही अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में स्त्री हुई है, और आप लोग उनको जानते होंगे, बहुत ही मजबूत प्राइम मिनिस्टर रही थी अपने समय की, और उनका नाम क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये है जो है शक्ति स्थल यानी देवी का रूप, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको हम लोग क्या मतलब, सभी लोग उनको इंदू से के नाम से भी बुलाया करते थे। ठीक है, इंदिरा गांधी। एंड द लास्ट वन इज वीरभूमि। वीरभूमि ये इन्हीं की फैमिली से है रिलेटेड, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ये फैमिली इन्हीं से रिलेटेड है। तो JL नेहरू साहब की बात तो हो गई, इंदिरा गांधी की भी बात हो गई, तो इसके बाद कौन बना होगा, आपको याद होगा, तो ये नाम है मिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी। ठीक है, इनका जो मेमोरियल हाउस है, और इसमें ये मजेदार बात ये है कि अगर JL नेहरू को छोड़ दिया जाए तो इन तीनों की हत्या ही की गई थी इस देश में। ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। ठीक है, शक्ति स्थल पे इंदिरा गांधी को भी भून दिया गया था, उन्हीं के जो अंगरक्षक थे उन्होंने ही इनको भून दिया था। ठीक है, वीरभूमि में जो राजीव गांधी है उनकी भी हत्या की थी लिट्टे ने, एक आतंकवादी संगठन था जो अभी इस समय खत्म हो चुका है। लिट्टे के लोगों ने इनको मार दिया था। और गांधी जी के बारे में आप जानते ही हैं, गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, तो ये सभी क्या है, दुखद लोग हैं। तो अगर हम इन तीनों से रिलेटेड करेंगे, ये तीन लोग से, JL नेहरू को छोड़ दे तो जो स्वाभाविक मृत्यु मरे थे, नहीं तो उसके अलावा सभी लोगों की गोली मार के हत्या की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच गेम इज जापान नेशनल गेम। अगर आप जापान, चाइनीज या वैसी वीडियोस देखते होंगे तो उसमें बड़ा फेमस कुछ हु हा करके ऐसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा।
वो ऐसे ऐसे हाथ चलाता है, इधर मुक्का मारते इधर मुक्का मारते हैं, और वो ऐसे करके हू हू करते हैं, ठीक है, ऐसे तरीकों से करते हैं। वो कौन है? तो आप इसमें से देख सकते हैं कि ऐसे किस खेल में किया जाता होगा। तो आपको पता हो गया होगा इसका नाम, इस खेल का नाम क्या है? जूडो। क्या नाम है? जूडो। अब जूडो क्या है? किसका, कहाँ का? जापान का है। पर अब आपके लिए ये प्रश्न उठता है कि सर ये तीनों का क्या मतलब हुआ? शूटिंग, पहली बात आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी जो वर्जन होते हैं उसमें हो सकता है कि छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि तीरंदाजी जो है उसको कहते हैं आर्चरी इंग्लिश में, ठीक है, जबकि शूटिंग को हम बोलते हैं निशानेबाजी। ठीक है बच्चों, निशानेबाजी। तो ये दोनों वर्डों में आप डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखिएगा जो शूटिंग है, ठीक है, शूटिंग किस देश का है? ये राष्ट्रीय खेल जो है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का, ठीक है बच्चों, स्विट्जरलैंड का। बट तीरंदाजी जिसको आप आर्चरी कहते हैं, जो तीर व कमान होता है, जैसे भगवान श्री राम लिए रहते हैं ना तीर कमान, उस तीर कमान का जो आर्चरी है, आर्चरी है अपने बगल का देश एक नाम है, वो छोटा सा देश है, बहुत प्यारा सा देश है, उसका नाम क्या है? भूटान। वो वहां का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है जूडो। आप लोग जूडो के नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कहाँ का हो सकता है। ज से जूडो और ज से जापान पकड़ सकते हैं अगर आप, ज से जूडो, ज से जापान, जुड्डू जापान, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो जुड्डू जापान रहेगा तो आपको पता लग जाएगा भैया जूडो कहाँ का है? जापान का है, ठीक है बच्चों। तो जूडो का कहाँ का खेल हो गया? जापान का। तो आपको आंसर तो मिल गया होगा, बट अब हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ के हैं, ठीक है। तो फुटबॉल जो है, आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर का नाम सुना होगा जिनका नाम क्या है? पेले। क्या नाम बच्चों? पेले, ठीक है। ये कहाँ के फुटबॉलर थे जो अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ इनकी मौत हुई है, ठीक है। तो वो कहाँ के थे बच्चों? ब्राजील के। कहाँ पर बच्चों? जिसको आप कह सकते हो कि ब्राजील ही फुटबॉल की जननी भी है। फुटबॉल पैदा भी जो हुआ था वो इन्हीं देश से पैदा हुआ था, फुटबॉल, ठीक है बच्चों। अगला आते हैं बास्केटबॉल। जब बास्केट की बात आ रही है और बॉल की भी बात आ रही है, ठीक है, तो बास्केटबॉल हमेशा खेलने में, गेंद खेलने में माहिर कौन है? आप लोग जानते हो देश के जो सबसे मजबूत देश होंगे दुनिया के, वही राजनीति खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ का हो सकता है? अमेरिका का, ठीक है बच्चों, अमेरिका का, या जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? यूएस या यूएस, ठीक है बच्चों। ये है हमारा कहाँ का? बास्केटबॉल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। When was ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज्ड? ये आप लोग, मुझे इस पे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही ढूंढ लीजिए कौन है। आपके यहाँ पर एक आए थे मर्चेंट लेकर, कहते कि हमको काम करने दीजिए, काम करते करते आपके घर पे कब्जा कर लिए थे। ये वही लोग हैं, आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस नाम है, जिसको आप ब्रिटिश मैन कहते हैं। तो ब्रिटिश मैन कब आए थे भाई? ये समय है 1600 ईस्वी, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे सरलतम क्वेश्चनों में से एक है भाई, हम तो अब इससे कहेंगे इससे ज़्यादा सरल तो नहीं मिल सकता BHCHS में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तेज़ी से, ठीक। अब आते हैं हु इज़ कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी। अच्छा, ये मज़ेदार बात ये है कि हम सब इंडियन समझते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, जबकि मज़ेदार बात यह है कि हॉकी है ही नहीं, हमारे देश का कोई खेल ही नहीं है राष्ट्रीय, हॉकी है ही नहीं। आपका बहुत सारे मिथक टूटेंगे, बहुत सारे मिथ हैं आपके दिमाग में। और जबकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था RTI एक्ट के तहत, एक लड़की ने पूछा था, कि स्टूडेंट ने, आप ही लोगों जैसे स्टूडेंट ने पूछा था ये बात कि सर हॉकी हो चाहे महात्मा गांधी हो, राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ऐसा माना गया कि कोई ऐसा भैया कहीं लिखा नहीं गया है हॉकी, ठीक है, या महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता नहीं माना गया है। ये हम लोग प्यार से बुला लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे। अब ये देखो, इसमें से नाम कुछ ऐसे हैं जो बड़े फेमस नाम है। ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। कपिल देव कौन है? कपिल देव को आप जानते होंगे। कपिल देव फर्स्ट क्या थे? 1983 में दुनिया को और भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप ले आए थे। भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप किसने लाया था? कपिल देव की कप्तानी में आया था। इसीलिए आज भी हम लोग कपिल देव को बहुत प्यार से कप्पू पुकारते हैं। आप लोगों ने कप्पू से ही कपिल बना है, याद है? कपिल शर्मा का शो, हाँ आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो ये कपिल देव किससे संबंधित हो गया? क्रिकेट से, ठीक है। किससे रिलेटेड हो गए बच्चों? क्रिकेट से। अब ये आता है बिशन सिंह। ये नाम आपके लिए बड़ा पुराना होगा क्योंकि ये 1970s में, ठीक है,
1970 से भी क्या पहले, मतलब उससे भी अगर आप पहले चले जाएंगे तो ये एक बड़े बहुत बेहतरीन स्पिनर हुआ करते थे, बाएं हाथ की स्पिनर, ठीक है। इनका नाम था बिशन सिंह बेदी। ये भी किससे है रिलेटेड? क्रिकेट से। अब आते हैं, एक नाम है मिल्खा सिंह। इनके पे एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो देखी होगी, ठीक है, ठीक। भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग कौन थे? ये क्या थे? एथलीट्स थे। क्या थे बच्चों? एथलीट्स थे, ठीक है। अब एथलीट्स क्या होता है? यानी जो रनिंग करता है, रनिंग के ये चैंपियन थे भाई, ठीक है, अपने समय के। अब आते हैं, अब इन तीनों को हमने देख लिया तो बचे कौन? मेजर ध्यानचंद। इनको कहा जाता है कि ये जादूगर है हॉकी के। और क्यों है जादूगर? क्योंकि ये जब खेलते थे तो लोग इनका हॉकी आके चेक करते थे, इनकी बॉल चिपक जाती थी इनके उससे, स्टिक से, हॉकी स्टिक से, और ये इतने जबरदस्त गोल मारते थे कि लोग पगला गए थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो हिटलर था, हिटलर ये देख के पागल हो गया था कि ये एक इंडियन कितना बढ़िया खेल रहा है, और उसने इनको मतलब ऑफर भी दिया था कि आप हमारी तरफ से खेलिए, हम आपको क्या बना देंगे? सेना का अध्यक्ष बना देंगे, जनरल बना देंगे। पर हमारे ये इसीलिए कहते हैं कि भारतीयों में बहुत वो होता, बहुत दम होता है। इन्होंने कहा नहीं चाहिए, हम अपने देश के खिलाफ खेल लेंगे, ठीक है, देश के ही से ही साथ खेलेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। सोचिए हिटलर इतना बड़ा तानाशाह था, उसके सामने इन्होंने कहा कि नहीं खेलेंगे, जाइए, ठीक है। तो ऐसे थे हमारे ध्यानचंद बाबू, ठीक। और मेजर ध्यानचंद को इसीलिए इनको कहा जाता है हॉकी का जादूगर। क्यों? क्योंकि इन पे चिपक जाता था, जब भी मारते धाए से और वो गोल हो जाता था। इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्हीं की बदौलत आया था हमारे देश के पास। इसी के बाद से तब हम लोग मनाने शुरू कर दिए थे, जो हॉकी वाला हमने बोला ना कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं, पर हम मानना शुरू कर दिए थे क्योंकि हॉकी में इतना गजब हम लोग खेल रहे थे कि कहने की बात नहीं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। भाखड़ा डैम इज ऑन विच रिवर? अब थोड़ा समझने वाली बात है, ये भाखड़ा ही नहीं है, इसका नाम थोड़ा पूरा नाम अगर हम लोग जानेंगे तो इसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल। इसके नाम से ही जान गए होंगे भाखड़ा, भाखड़ा का मतलब नांगल, नांगल का मतलब इससे क्या हो रहा है रिलेटेड? पंजाब, ठीक है। ये कहां पर सिचुएटेड है? पंजाब में, ठीक है। पर हमें यह समझना है कि इनमें से ये सारी नदियां, पंजाब को पंजाब ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके नाम में ही है पन, PUN, पन मतलब 5, ठीक है। और जाब, जाब का मतलब होता है रिवर, इसीलिए इसको कहा जाता है 5 नदियों की भूमि है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब को इसीलिए 5 रिवर बोला जाता है। अब इसीलिए इसका नाम, अब देखो ये जितनी भी नदियां ये सब पंजाब में बहती हैं, ठीक है। झेलम, सतलज, रावी, चेनाब, और एक और नदी है जिसका नाम क्या है? व्यास, ठीक है, व्यास नदी। ये सभी नदियां क्या हैं? पंजाब के नाम से फेमस हैं, ठीक है। ये पंजाब में बहती थी। अब आज के पंजाब में नहीं है, आज का पंजाब नहीं रहा, पाकिस्तान वाला भी पंजाब अपना ही पंजाब था, ठीक है। तो उस समय की बात है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो झेलम नदी है, आप लोगों ने झेलम नदी पर ही आपने देखा होगा एक झील का नाम होगा, आप लोगों ने सुना होगा, वुलर झील नाम है उसका, वुलर झील, ठीक है। वुलर झील का मतलब यानी ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर झील, ठीक है। ये झेलम से ही रिलेटेड है वो, ठीक है। अगला देखेंगे सतलज। सतलज नदी पे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कितना है? सेकेंड हाईएस्ट है ये, ठीक है बच्चों। सेकेंड हाईएस्ट क्या है? डैम है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जो सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी यानी भाखड़ा नांगल, ठीक है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। अगला है रावी नदी। रावी नदी क्या है? आप लोगों ने एक नदी का नाम सुना होगा जिसका नाम है इंडस। इसी के नाम पे अपना इंडिया नाम पड़ा है अपने देश का, या इसको आप जो हिंदी में बोलते हो सिंधु, और इसी सिंधु के नाम पे हिंदू पड़ा है, ये भी मजेदार बात है, ठीक है। सिंधु के नाम पे ही हिंदू पड़ा है। तो इसी नदी की क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी आप लोग जानते होंगे जिसको कहते हैं सहायक नदी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी, ठीक है। तो रावी इसकी क्या है? सहायक नदी। चेनाब नदी अभी हाल ही में बहुत फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या था? चेनाब नदी पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट क्या बन रहा है? पुल बन रहा है। हाईएस्ट क्या है? पुल बन रहा है। हाईएस्ट पुल का मतलब हाईएस्ट ब्रिज, ठीक है, हाईएस्ट ब्रिज, ठीक है। हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है कहाँ पर? चेनाब रिवर पर, ठीक है।
अगला हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला क्या है, जिम कॉर्बेट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, या वेयर इज जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ठीक है, तो इसको देखेंगे। जिम कॉर्बेट वन्य जीव, अब ये देखो, ये है उड़ीसा, गोवा, मेघालय, उत्तराखंड। आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड नाम का एक राज्य है जो कि अभी हमारे यूपी, आप लोग जिस राज्य में हैं उसका नाम क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्या हुआ है, अलग हटा है, और उसका जो स्थापना हुई है यानी स्टेबलाइजन हुआ है वो हुआ है 2000 ईस्वी में। ठीक है, 3 राज्य नए बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और ये किसके किससे टूट के बने थे, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। यूपी से टूट के बना उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, 2000 ईस्वी में। ठीक, और बिहार से टूट के बना जिसका नाम क्या था, झारखंड। ठीक, और लास्टली क्या बना, मध्य प्रदेश यानी एमपी से बना छत्तीसगढ़। और क्यों बनाया गया था, क्योंकि भाई हमें विकास करना था तेजी से। ठीक है, डेवलपमेंट होना था। अब देखते हैं हम लोग इस पे आते हैं अपने। ठीक है, जिम कॉर्बेट। जिम असली नाम था भी नहीं, इसका असली नाम क्या था आपको ये पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट का असली नाम था हेली, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। और ये यहाँ पर एक शिकारी हुआ करते थे, या यूं भी कह सकते हैं कि वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिनका नाम ही क्या था, जिम था। उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने बनाया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमारे देश की पहली नेशनल पार्क थी, जो कब बना था, 1936 में। कब बना था बच्चों, 1936 में। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगर हम उड़ीसा में भी जाने तो उड़ीसा में एक फेमस है जिसका नाम क्या है, सरिस्का। ठीक है, सरिस्का। ठीक है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोवा में है, एक नाम है दूध सागर। ठीक है, दूध सागर। ठीक, और मेघालय में भी बहुत ही अजीब अजीब नाम के, जैसे नोरका नेक नाम है, एक नोरका नेक नाम है, पर हमें हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हमें बस देखना उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो। अब ये बात समझ लीजिएगा कि जब भी हाईएस्ट की बात हो, सेक्स रेशियो की बात हो, या ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात हो, या लिटरेसी की बात हो, तो एक साउथ इंडियन स्टेट है जो कि इन सब में सबको, पूरे देश को पीछे छोड़ चुका है। और उसको आप, उस देश को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस देश का नाम, सॉरी उस राज्य का नाम, ठीक है, आपको ये समझना होगा, उस राज्य का नाम क्या है भाई, केरला। ठीक है, उस राज्य का नाम क्या है, केरल। और केरल को आप बहुत सारे नामों से, और भी नामों से जानते हैं। ठीक है, ये लुंगी प्रदेश भी कहा जाता है, पर हमें ऐसा नहीं कहना है। ठीक है, ये बहुत फेमस है। अब ये देखते हैं उत्तर प्रदेश, मिजोरम और पंजाब, ये तीनों राज्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो केरला है, ठीक है, 1000 मेल्स पे, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, 1084। ठीक है, फीमेल हैं। क्या है बच्चों, 1084 फीमेल है। यानी यहाँ पर 84 लड़कियां क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं भाई। तो समझ लीजिए जो हरियाणा वाले हैं वो पहुंचे भाई वहां पर। ठीक है, क्योंकि हरियाणा वालों की हालत बहुत ही बुरी है। ठीक है, तो वहां पर के लोग भाई पहुंच जाएं, हो सकता है यहाँ विवाह हो जाए आप लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइट एकदम चमकीला। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा चमकीला तारा भैया। ठीक है, तो चमकीला ग्रह आप लोग इसमें से देखिए, वीनस, मरकरी, जुपिटर एंड नेपट्यून। ठीक है, ये 4 नाम है, पर इन चारों नामों में अपने आप में ही ये पूरे क्या है, इतिहास है भैया। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। वीनस जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा। ठीक है, सांझ का तारा। और इसी को कहा जाता है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, यानी सबसे ज्यादा अपने सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट क्या है, वीनस है। पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सबसे नजदीक कौन है सन के। ठीक है, सन के सबसे नियरेस्ट कौन है भाई, वो है अपने बुध जी। आप लोगों ने इन्हीं के नाम पे पढ़ा होगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। ठीक है, अब आते हैं गुरु पे। गुरु क्या है, ये लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट
इन सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, अगला है नेपट्यून। नेपट्यून क्या है? ये फॉरमोस्ट है पर बहुत ज़्यादा फॉरमोस्ट नहीं है। ठीक है, इससे भी अभी और हैं। ठीक है, नेपट्यून क्या है? वरुण, जिसको आप कहते हो, हिंदी में उनका नाम क्या है? वरुण। ठीक है, तो ये क्या है? फॉरमोस्ट प्लैनेट है। ठीक है, फॉरमोस्ट प्लैनेट यानी सबसे दूर प्लैनेट। क्यों? क्योंकि प्लूटो को हमने हटा दिया था। ठीक है, ये सबसे दूर हो गया। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों, चलिए। What is the currency of बांग्लादेश? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? ठीक है, यानी बांग्लादेश की मुद्रा। करेंसी को क्या बोलते हैं भाई? मुद्रा। ठीक है, करेंसी। अब देखिए, ये डॉलर है। ये डॉलर देखते ही आपको याद आ गया होगा कि कौन सा देश है भाई, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूएस डॉलर या यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है। यानी ये कहाँ का हो गया बच्चा? यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं दिनार। ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। महंगी मुद्रा का मतलब अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे मजबूत पैसा है, समझ लीजिए। यानी एक दिनार में, और ये कहाँ का है ये भी अभी बताते हैं हम, 245 रुपीज होते हैं। अब ये सोच लीजिए इंडियन रुपीस, और ये चलता है जो वो एक क्या नाम है उसका? गल्फ कंट्रीज है। ठीक है, गल्फ कंट्री। ठीक है, जिसका नाम क्या है? कुवैत। अगर आप लोगों ने फिल्म देखते होंगे तो आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी एयरलिफ्ट, उस फिल्म से रिलेटेड है ये पूरा देश, कुवैत देश। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। दूसरा नाम क्या है? टका। अब टका से याद आ रहा होगा कि टका टका टका। ठीक है, और वो कहाँ का है भाई? बांग्लादेश का। ठीक है, इसको हम देखेंगे बांग्लादेश। ठीक, अब आते हैं रूबल। ये है भाई अपना देश, इसके बड़े करीबी देश है और अभी भी बड़ा मदद करता है। अभी भी इस समय वॉर की सिचुएशन है, ये देश वॉर लड़ रहा है और हमारा देश बड़ा इनका अच्छा दोस्त रहा है, शुरू से रहा है। मतलब होता है जब से भारत आजाद हुआ तब से इनका बढ़िया दोस्त बना हुआ है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ये कौन सा देश है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, आपने जो गेस किया वो वही नाम है। वो नाम क्या है? रसिया या रूस। ठीक है, रसिया यानी रूस कंट्री। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पर। ठीक है, क्या नाम है? What is the tenure? Tenure का मतलब होता है कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल क्यों? कार्य यानी काम करने का समय, यानी इतने समय तक कोई भी रह सकता है इस पद पे, या कोई एक पोस्ट है। ठीक है, डेजिग्नेशन है। इंडियन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है? इंडियन प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे देश में एक बड़ी आम परंपरा रही है, आम ट्रेडिशन रहा है, कुछ भी हो भैया 5 साल कर दो। पंचवर्षीय योजना चलानी, 5 साल कर दो। ठीक है, प्रधानमंत्री बुलाना हो 5 साल कर दो, मुखिया बुलाना हो 5 साल कर दो। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसी से रिलेटेड होगा अपना प्रेसिडेंट भाई भी। ठीक है, तो अब ये हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा? 5 इयर्स। 5 इयर्स। पर अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है कि इस समय की इंडियन प्रेसिडेंट है कौन और उनका नाम क्या है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है बच्चों? DRAUPDI, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। पर यह भी ध्यान देना, ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सेकंड। ठीक है, इससे पहले इनकी कौन बन चुकी है आपको पता होगा? PT प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, वो बनी थी। पर द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ST अनुसूचित जनजाति से, यानी फर्स्ट ST प्रेसिडेंट है, यानी एक ऐसी महिला जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, वो पहली बार हमारे देश में इतने बड़े ऊंचे पद पे आई है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि हमारे इसमें इंडियन प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट ST प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। पर ये भी ध्यान देने वाली बात है, एक और है ये रिलेटेड 5 से लेकर 6 साल वाला, क्योंकि 2 या 3 साल किसी को काम देने के लिए मिलेगा भी, तो 1 साल तो पहले वो अपना क्या करेगा? बिल्डअप बनाएगा, फिर दूसरे साल वो कुछ काम करेगा, तब तक तीसरे साल फिर से चुनाव आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा किया गया कि 5 साल बनाया क्यों गया? 5 साल इसलिए बनाया गया कि पहले साल में तो वो अपना काम क्या होगा? एक माइंड मैप बनाएगा, और आखिरी साल में भी माइंड मैप बनाएगा चुनाव लड़ने का। तो बचा 3 साल ऐसे, तो 3 साल वो काम कर सकता है कोई इंसान। पर हमारे देश में एक और भी ऐसी परंपरा रही है जहां पर क्या हुआ है? 6 साल, लगभग 6 इयर्स क्या होता है? वहां का टेन्योर होता है, और वो कौन सा है? जिसका नाम क्या है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं,
ठीक है, राज्यसभा जो मेंबर होते हैं वो 6 ईयर्स में क्या होता है, उनका टेन्योर क्या होता है 6 ईयर। मोस्टली होता तो नहीं है 6 ईयर्स, पर ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, हर 3-3 साल के बाद ये क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अपने टेन्योर को बस पलटते रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का नाम क्या है, विच सिटी इज द कॉल्ड द पिंक सिटी, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की पिंक सिटी। और ये मतलब बड़ा ही मतलब मजेदार प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों ने इसको, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, पधारो मारो देश। अब इससे आप पकड़ सकते होंगे कि ये कौन सी, पर ये मजेदार बात है कि ये सारे जो शहर हैं ये है राजस्थान में ही, ठीक है। पधारो मारे देश जो है ये है सभी कहां पर भाई, राजस्थान में, ठीक है। बट हम अपनी सिटी को क्या कहते हैं, उस सिटी को क्या नाम है उसका, को हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी। पिंक सिटी ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पर जाके देखेंगे या तो अपने फिल्मों की शूटिंग में देखा होगा, तो ये पूरा शहर ही गुलाबी हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर रंगो रोगन ऐसा किया गया है कि पूरा शहर गुलाबी दिखता है, ठीक है। अगला चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, हु इज सरपंच। अब मजेदार बात है, इस वर्ड को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सर और पंच, सर पे पंच मारने वाला, वो मत समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सरपंच का मतलब जैसे आपके गांव घर में सरपंच कहा जाता है ना कि सरपंच जी सुनिए, सरपंच जी हमारा ये काम नहीं हुआ, सरपंच जी हमारा ये काम नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी के डिमांड पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, हेड ऑफ द फैमिली। क्या अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में है, आपके पापा है, पापा हेड है, क्या पापा जी को आप सरपंच बुलाते हैं, सोचने वाली बात है, नहीं बुलाते होंगे, ठीक है। दूसरा चीज अपने हेड मास्टर साहब को, आपके यहाँ हेड टीचर होंगे, हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर होंगे, उनको क्या सरपंच बुलाते हैं कि सरपंच जी देखिए हमको ये राहुल और गुड्डू मार रहा है, नहीं ना, ठीक है। तीसरा नंबर पे आता है पोस्ट मास्टर साहब, जो आपका क्या लेकर आता है, पोस्ट लेकर आता है, क्या उन्हें आप सरपंच बोलते हैं। कॉमन सेंस की चीजें हैं ये तीनों चीजें कॉमन सेंस की हैं। अगर कॉमन सेंस हल्का सा यूज करें, और कहा भी जाता है कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। तो हमें ये भी समझना है कि ये सारे क्या है, ये आम अपने घरों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भी आप पकड़ लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आता है लास्टली हेड ऑफ द विलेज, पंचायत। तो पंचायत का आप लोगों ने नाम सुना, पंचायत नाम की आपने बहुत सारे फिल्म भी देखे, वेब सीरीज भी देखी होंगी। तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत की मुखिया को, यानी जो आपके ग्राम पंचायत का हेड होता है, उसे हम बोलते हैं सरपंच, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब ये समझने वाली बात ये है बच्चों, स्वतंत्रता यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीडम, पर एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रीडम को आप क्या बोल सकते हैं, स्वराज्य भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। अगर ऐसा प्रश्न आए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मोस्टली अगर ये इसको समझना चाहें, ठीक है, कहीं कहीं स्वराज दिया हुआ है, स्वतंत्रता नहीं देता, स्वराज दे देता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। स्वराज्य का मतलब अपना राज्य, अपना राज्य मतलब हम स्वतंत्र हैं। जैसे अभी आप क्या हैं, आप स्वतंत्र है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। और आपने इसको नाम सुना होगा, ये कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और ये पहले ऐसे वो थे जिनको कहा जाता है ये नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट का मतलब पहली बार गुस्सा दिलाने वाले, जैसे होता ना, कांग्रेस उससे पहले बहुत ज्यादा डीम चलती थी, जो कांग्रेस पार्टी थी जो बनी थी शुरुआत में बहुत एकदम डीम में। इनके आने के बाद इन्होंने क्या किया, पंप करना शुरू किया। अब पंप किया और सब एकदम मतलब गुस्से में कि मार डालेंगे सबको, सारे अंग्रेजों को मार के भगा देंगे, ठीक है। तो इन्होंने दो ध्यान रखने वाली बात है, उनसे इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक इन्होंने क्या बनाई थी, एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम क्या था, केसरी, ठीक है, केसरी। और इन्होंने सबको एकजुट करने के लिए एक फेस्टिवल भी चलाया था जिसका नाम क्या था, गणपति फेस्टिवल। आप लोग जानते ही होंगे गणपति का, गणपति बप्पा मोरया, आप लोगों ने सुना होगा स्लोगन, बहुत फेमस। ये इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, जिससे पूरा इंडिया एक यूनाइट हो गया था। और यही बाल गंगाधर तिलक की सबसे बड़ी देन थी, ठीक है। आगे देखते हैं, 2-3 नाम और हैं, इनको आप जानते होंगे, लाला लाजपत राय को। इनको पंजाब का शेर कहा जाता, शेरे पंजाब, ठीक है। और ये पंजाब के वास्तव में शेर थे। ये आदमी अब सोच लीजिए कि 81 ईयर्स का था और जाके लड़ाई लड़ रहा था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, कि भैया हम तुम लोगों को अपने देश में नहीं आने देंगे, ठीक है। और उन्हीं की मार से या लाठीचार्ज होने के कारण इनकी मौत भी हुई थी, ठीक है, लाला लाजपत राय। पर इन तीनों को, और एक दूसरा नाम है बिपिन चंद्र पाल, ये कहाँ के थे, बंगाल के थे, ठीक है बच्चों, ये कहाँ के थे, बंगाल के। ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, ठीक है।
और ये कहाँ के थे? पंजाब के। अब देखो इन्हीं के नाम पे एक बहुत फेमस आपने स्लोगन सुना होगा, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल यानी लाला, ठीक है, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि इन तीनों का रिलेशन किसके साथ है, लाल, बाल और पाल का, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को मिलाएंगे तो हम लाल बाल पाल एक स्लोगन या छोटे से, ठीक है, नाम से पुकारते हैं। सुभाष चंद्र बोस को आप जानते ही हैं, ठीक है, इनके बारे में पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। और ये भाई साहब ऐसे थे कि इन्होंने सबको मार भगाया था। अगर जापान नहीं हारा होता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अब तक इस देश में इंडिया कब का आजाद हो चुका होता, ठीक है, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छे से आए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आखिरी ये प्रश्न है, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे, वेयर इज द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पैसे कौड़ी की बात आए, ठीक है, पैसा की बात आए, तो आप सीधे एक देश का नाम, एक राज्य है, राज्य की राजधानी है, उसका नाम क्या है? माया नगरी। उसको माया नगरी भी कहा जाता है। वो सिटी सपनों की सिटी कही जाती है, ठीक है, ड्रीम सिटी कही जाती है। उस सिटी का नाम आपको पकड़ पा रहे होंगे कि अब इसमें से कौन सी है ड्रीम सिटी जिसको कहा जाता है, माया नगरी। माया नगरी मुंबई, ठीक है, इसका पहले नाम बंबई हुआ करता था, मुंबा देवी के नाम पे मुंबई पड़ा इसका नाम, ठीक है। तो ये भी आप समझते हैं, मुंबई जो है, ठीक है, वो क्या है? सेंट्रल ऑफिस है किसका बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। जितने भी पैसे की बात होगी समझ जाइए, आप चले जाइए किधर? गुजरात और महाराष्ट्र के पास चले जाइए, वहां पर आपको सारे पैसे वाली बात। और इसी मुंबई को भी हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, या हिंदी में कह सकते हैं आर्थिक राजधानी भारत की, ठीक है, आर्थिक राजधानी, ठीक है, आर्थिक राजधानी इसको बोली जाती है मुंबई। दिल्ली को आप जानते हैं नेशनल कैपिटल है, ठीक है। चेन्नई आप समझ सकते हैं कि सेंटर था उस समय, शुरुआती दौर में मद्रास सेंटर बना पड़ा था किसका? अंग्रेजों का, शुरुआती दौर में। और कोलकाता आप शहर को जानते ही हो, ये दिल्ली से पहले यही हमारे देश की राजधानी हुआ करती थी, किससे? किसके समय में? अंग्रेजों के समय में, ठीक है। और दिल्ली से कोलकाता टू दिल्ली ट्रांसफर हुआ था 1911 में, ठीक है, 1911 में कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हो गया, क्या? राष्ट्रीय राजधानी हमारी, ठीक है। तब से हमारा कैपिटल कौन हो गया? दिल्ली हो गया। नहीं, उससे पहले क्या था? कोलकाता था। किसके समय में? अंग्रेजों के समय। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ढेर सारी जगहों पर शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अपने फीडबैक, हमें वैल्यूएबल फीडबैक देंगे तो हम उससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।